प्यारे बच्चों, पिछले दिनों आपको संघवाद के बारे में पढ़ा रहा था। संघवाद क्या होता है और ये क्यों आवश्यक है। हमने संकेत किया था कि समुदायों के मध्य किसी प्रकार का संघर्ष न हो, उसके लिए संघ बनाना और सत्ता की भागीदारी रखना बहुत आवश्यक होता है। तो संघ साथ लेकर काम करने की कवायद जिसे बोलते हैं या जिज्ञासा कह सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति और उसका क्रियान्वयन ही संघवाद कहलाता है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो शासन सत्ता के अंतर्गत ही है। जो हमने पीछे सत्ता की साझेदारी पढ़ाई थी उसी के अंतर्गत ये भी पाठ सम्मिलित है संघवाद। उसमें बताया था विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो सत्ता की भागीदारी थी वह ही दूसरे रूप में कह दें कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का संघ बनाकर शासन किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। वो अंग थे, उनमें तालमेल बैठा करके यदि शासन किया जाए तो कहते हैं ज़्यादा अच्छा होगा। उसी के अंदर देखिए क्या कहते हैं, शासन के विभिन्न स्तरों में मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है। इसे सामान्यतः संघवाद भी कहा जाता है। संघवाद के कारण एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग क्षेत्रों का साथ रहना और गतिशील रहना संभव हो पाता है। संघवाद क्या है? गतिशील पता ना, आगे कार्य होता रहता है। संघ व्यवस्था में शक्ति केंद्रित होती है, अर्थात इसमें शक्ति किसी एक स्थान या किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। इसमें शक्ति कई इकाइयों में विभक्त होती है। इसमें शक्ति कई इकाइयों में विभक्त होती है। संघीय व्यवस्था में दो स्तरीय सरकारें कार्य करती हैं। संघीय व्यवस्था में दो स्तरीय सरकारें कार्य करती हैं। पहले स्तर पर सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है, इसके अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। दूसरे स्तर की सरकार राज्य प्रांतों के लिए होती है। ये सरकार दैनिक कार्यों को देखती है। दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से भिन्न होती है। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय व स्थानीय शासन अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेही होते हैं। अब संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है? संघीय शासन में हमने कहा दो स्तरों की सरकार होती, पहले ही बता दिया आपको। और एकात्मक में क्या होता है, इस शासन के अंदर शासन एक ही स्तर होता है, अर्थात राज्य हो या केंद्र हो। राज्य सरकारें उसके अधीन रहकर कार्य करती हैं। राज्य सरकारें उसके अधीन रहकर, अब जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये अपने अधीन है तो अपने अधीन, दूसरे के अधीन नहीं, अर्थात केंद्र पर क्या है, राज्य सरकार है उसके अधीन है। यदि यही सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन हो जाए तो संघीय सरकार फिर नहीं रहेगी। अधीन है तो वो एकात्मक सरकार होगी। कहने का मतलब ये राज्य सरकारें यदि केंद्र के अधीन हो जाएं तो पूरे देश में एकात्मक सरकार हो जाएगी। राज्यों की सरकारें अधीन हो जाएं तो, लेकिन अधीन नहीं है। कुछ मामलों में कह सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से अधीन नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में क्रमशः बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण को लिया जा सकता है। तो यहाँ पर संक्षेप में बता रहा हूँ, और भी है उसमें देख लें चाहे उसी को शायद। संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों को शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं, इसमें राज्य सरकारों की शक्तियाँ केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। फिर है तीसरा, थर्ड नंबर, इस व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का बंटवारा होता है, इसमें विषयों का बंटवारा नहीं होता है। चौथा में है, इस व्यवस्था में राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होती हैं और यहाँ सरकारें कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार होती हैं। यदि कोई काम दिया करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं।
तो अब संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में क्रमशः बेल्जियम और श्रीलंका के यहाँ उदाहरण बताए जा रहे हैं। बेल्जियम में सन 1993 में संविधान में संशोधन किया गया। प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। नई स्थिति में प्रांतीय राज्य की सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थीं। पहले बेल्जियम और प्रांतीय सरकारें थीं, बेल्जियम प्रांतीय सरकार, लेकिन उन्हें संवैधानिक अधिकार न के बराबर प्राप्त थे। जो अधिकार प्राप्त थे उन्हें कभी भी केंद्र सरकार वापस ले सकती थी। सन 1993 के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। बेल्जियम ने पूरी तरह से संघीय व्यवस्था को अपना लिया है। श्रीलंका में लोकतंत्र होने के बावजूद व्यवहारिक रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। वहाँ समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के अधीन हैं। भारत देश के राज्यों में सम्मिलन से नहीं बना है। भारत देश राज्यों के सम्मिलन से नहीं बना, शामिल होने से नहीं बना है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। अपितु ये कनाडा की तर्ज पर बना है, जहाँ पर देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक राज्यों में बांटा गया है। अतः इसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में संघ शासन का आविर्भाव उन प्रांतों को स्वायत्तता देने से हुआ जो अंग्रेज़ों के समय एकात्मक राज्य के अधीन थे। भारत के राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हुए अपितु केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शासन चलाते हैं। इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को कभी संघात्मक तो कभी एकात्मक माना जाता है। वास्तव में भारत के संविधान का वही रंग संघात्मक, किंतु उसका अंतरंग या आत्मा एकात्मा है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य भी कहा जाता है। संघीय शासन की व्यवस्था के क्या विशेषताएं हैं? सरकार के दो स्तर, केंद्र और राज्य सरकार होते हैं। दोहरे उद्देश्य, मतलब पूरे देश का हित हो और साथ में स्थानीय स्तर पर सबको शासन करने का अधिकार मिले, सम्मान मिले, इसके लिए दोहरे उद्देश्य रखेगा। नागरिक समूह का एक अधिकार अलग है। सुदृढ़ संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायालय को सर्वोच्च अधिकार दिए गए हैं और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस तरह से संघीय शासन की विशेषताएं बताई हैं। संघीय शासन व्यवस्था का गठन कैसे हुआ? संघीय शासन व्यवस्था के गठन एवं उसके कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी सहमति हो और एक दूसरे पर भरोसा हो। संघीय शासन व्यवस्था का सामान्यतः दो तरीके से गठन होता है। पहला, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई गठन करते हैं। इसमें स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के संघीय व्यवस्था वाले देशों में सामान्यतः प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होता है और वे केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। दूसरा है, बड़े देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं, उनके भी सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। भारत, बेल्जियम, स्पेन आदि देशों इसके उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। सामान्यतः इस व्यवस्था में प्रांतीय राज्य सरकारों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। फिर एक्स्ट्रा में क्या देते हैं? संप्रभुता किसी राष्ट्र या राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। इसमें कोई अन्य राष्ट्र या राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये दिया गया है, ये पढ़ करके आइए। फिर कल हम बेल्जियम देश के बारे में बताएंगे। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, किंतु जनसंख्या की विविधता विद्यमान है। बेल्जियम में कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और उनमें अपने हितों को लेकर के परस्पर संघर्ष हो सकता है। अतः संभावित संघर्ष तथा राजनीतिक स्थिरता को रोकने के लिए बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। अब यहाँ पर संघीय व्यवस्था के बारे में कल फिर आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।